बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 48। आज हम डिस्कस करेंगे कोलोरेक्टल पोलैप्स। कोलोरेक्टल पोलैप्स। जिस जगह आप नहीं समझते तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप कोलो का मतलब है कोलान और रेक्टम। पोलैप्स सॉलिड मास, एक होता है सिस्ट, एक होता है कोलैप्स। अगर ये एक सेक है, फ्लूइड पर सेक, इसमें क्या है, फ्लूइड है, तो इसको हम कहते हैं सिस्ट। अगर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ है और वो सॉलिड है, इस तरह सॉलिड है, तो इसको हम कहेंगे क्या, पोलैप। तो एबनॉर्मल म्यूकोजल ग्रोथ इन द जीआईटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, विच मेक अ सॉलिड मास इज कॉल्ड पोलैप्स। तो अब जितने भी आज हम सिंड्रोम डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगी, कोलन और रेक्टम में पोलैप्स होंगी, ठीक है। ऑल द सिंड्रोम यू विल डिस्कस इन विच कोलोरेक्टल पोलैप्स आर प्रेजेंट। तो कोलोरेक्टल पोलैप्स का तो आपको पता है कि क्या है, सॉलिड मास है, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ की। कोलोरेक्टल पोलैप्स हम डिवाइड कर देते हैं फॉर मेन टाइप। एक पहला जो है वो इन्फ्लेमेटरी पोलैप्स, इन्फ्लेमेटरी पोलैप्स। दूसरा हाइपरप्लास्टिक पोलैप्स। और तीसरा जो है हेमाटोमेटस पोलैप्स। और लास्ट एडिनोमेटस पोलैप्स। पोलैप्स का तो आपको पता है कि क्या है, सॉलिड मास है इन द जीआईटी म्यूकोजा, ठीक। अब ये किस चीज़ की वजह से होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने पढ़ा था कि सीडो पोलैप्स बनते हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी पोलैप्स है। दूसरा हाइपरप्लास्टिक, हाइपरप्लीजिया से निकला है, तो इसमें हाइपरप्लीजिया होगी और इसकी वजह से पोलैप बनेगी। हमाटोमा जिधर भी हो, तो हमाटोमा ये नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ है इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। टिश्यू की ग्रोथ तो नॉर्मल है, इसमें जो नॉर्मल टिश्यू इंक्रीज होते हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे, तो इसको हम कहते हैं हेमाटोमस पोलैप्स। इडिनोमेटस, इडिनो जिस तरह हमने पढ़ा था इडिनो कार्सिनोमा, तो ये जो पोलैप है तो ये म्यूकस सीक्रेट कर देती है। अच्छा, इसमें जो इन्फ्लेमेटरी है तो ये अनकॉमन है, ठीक। मोस्ट कॉमन इसमें कौन सी है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। और सेकंड मोस्ट कॉमन एडिनोमेटस है। Which one is more dangerous? तो एडिनोमेटस पोलैप्स, इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर, ठीक है। अनकॉमन इन्फ्लेमेटरी पोलैप्स है, हाइपरप्लास्टिक है, हेमाटोमेटस पोलैप्स है और एडिनोमेटस, ठीक। ज्यादातर जो डेंजरस है वो एडिनोमेटस है। हेमाटोमेटस में भी प्रीमेलिग्नेंट, नॉन कैंसरस भी है और कैंसरस भी है, तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पहले इन्फ्लेमेटरी पोलैप्स के लिए कुछ पॉइंट याद रखें। इन्फ्लेमेटरी पोलैप्स, इन्फ्लेमेटरी पोलैप्स। अब पहला पॉइंट तो इसमें क्या है कि ये अनकॉमन है। अगर इस तरह एमसीक्यूज हो, विच वन कोलोरेक्टल पोलैप्स इज अनकॉमन, तो ये क्या है, अनकॉमन। दूसरा मोस्ट कॉमन साइट पर इन्फ्लेमेटरी पोलैप्स इज, तो मोस्ट कॉमन साइट इसके लिए कौन सी है, ये हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिस्कस। तो मोस्ट कॉमन साइट पर अल्सरेटिव कोलाइटिस इज रेक्टम, ठीक है। इसकी फिर फीचर क्या होगी, जिस तरह एक इसमें एक तो लिख ले कि हाईली एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाईली एसोसिएटेड विद
अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, इसकी फीचर ये है कि इसमें ब्लडी डायूरिया होगी, इसमें क्या होगी, ब्लडी डायरिया, जिस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस में था। दूसरा, इसमें पेन होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल वॉल, इसलिए इसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी पोलेप्स। अब ये जो है तो ये नॉन कैंसरस है, तो इट इज़ नॉट डेंजरस। ये पोलेप्स खुद नॉन कैंसरस है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन हमने पढ़ा था तो वो कैंसर इसमें हो सकते हैं। तो ये क्या है, नॉट प्री मेलिग्नेंट, प्री का मतलब है बिफोर, मेलिग्नेंट का मतलब है कैंसर। तो ये नॉट प्री मेलिग्नेंट मतलब ये पोलेप कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बट इसके लिए एक बात, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस has greater risk than Crohn disease. For what? For cancer. ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से तो कैंसर होती है, लेकिन ये जो पोलेप्स है तो पोलेप्स खुद कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये बातें इन्फ्लेमेटरी पोलेप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है तो वो हाइपरप्लास्टिक पोलेप्स। हाइपरप्लास्टिक पोलेप्स, हाइपरप्लास्टिक पोलेप्स में पहले तो ये पॉइंट लिख ले कि मोस्ट कॉमन ये क्या होता है, इंक्रीज एपिथेलियल, इसमें क्या होते हैं, इंक्रीज, या इस तरह लिख लें, एपिथेलियल डिवीजन, सेल डिवाइड एंड ग्रो मोर रैपिड, तो इसकी वजह से पोलेप बनेगी। इसमें एक पाइलिंग ऑफ द गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल जो है तो गॉबलेट सेल्स की इस तरह स्टॉक बनते हैं इस हाइपरप्लास्टिक पोलेप्स में। हाइपरप्लास्टिक हाइपरप्लीजिया होते हैं, इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ सेल होते हैं, तो पाइलिंग ऑफ गॉबलेट सेल या स्टॉक अप। अच्छा, ये ज़्यादातर यूजुअली सिंगल एक पोलेप होता है या प्यू भी हो सकते हैं, या प्यू एन नंबर। ये भी नॉन कैंसरस है, नॉट प्री मेलिग्नेंट, तो इसमें नो रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है, इसमें कैंसर की कोई रिस्क नहीं है। बस ये पॉइंट हाइपरप्लास्टिक पोलेप्स के लिए काफ़ी है। पोलेप्स ये म्यूकोजा है, तो म्यूकोजा की इस तरह एबनॉर्मल जब ग्रोथ होती है टिश्यू और ये सॉलिड हो तो इस तरह ये पोलेप्स बनाते हैं। अच्छा, तीसरा जो है हेमाटोमेटस पोलेप्स, सबसे इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एमसीक्यूज इस पे ही आएगी, ठीक है। हेमाटोमेटस पोलेप्स, जिस तरह एक बाग में कोई मतलब हम कोई प्लांट या वो उसकी ग्रोथ होती है या बुशेस जो है, लेकिन वो इस तरह उसकी जो डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ हो तो वो रास्ते ब्लॉक कर देती है,
वो तो नॉर्मल ग्रोथ इसकी होती है, लेकिन रास्ते बंद कर देती है डिसऑर्गेनाइज। तो द नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन अ डिसऑर्गेनाइज वे इज कॉल्ड हेमाटोमेटस। तो इसकी फिर टाइप है कि कौन कौन सी सिंड्रोम है जिसमें ये हेमाटोमेटस पोलिप्स बनते हैं। जितने भी सिंड्रोम आज के लेक्चर का है, तो इसमें कोलोरेक्टल पोलिप्स होगी, स्पेशल में क्या होगी, पोलिप्स होगी कोलान में और रेक्टम में। तो पहला है सिंगल जुवेनाइल पोलिप, सिंगल जुवेनाइल पोलिप्स। दूसरा है सिंगल जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम, जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम। और तीसरा है प्यूट्स जेगर सिंड्रोम। और फोर्थ नंबर है कॉर्डिन सिंड्रोम। और फिफ्थ नंबर है बनाइन राइली रुवाल्काबा सिंड्रोम। और इसका दूसरा नाम है बनाइन मेहरी स्मिथ सिंड्रोम। और लास्ट जो है वो क्रोंकाइटस कैनेडा सिंड्रोम। इन सारों में क्या होते हैं, हेमाटोमेटस पोलिप्स। पहले हम सिंगल जुवेनाइल पोलिप्स को डिस्कस कर देते हैं, सारे के सारे एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। दीज ऑल आर, इसमें इन सारों में, इन सिंड्रोम में क्या होती है, हेमाटोमेटस पोलिप्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट एक एक के लिए याद रखें कि कौन कौन सी है। तो पहला है सिंगल जुवेनाइल पोलिप, सिंगल जुवेनाइल पोलिप। ये तो नाम से पता है सिंगल, इसमें एक पोलिप्स होगी, तो सिंगल पोलिप्स। एक बात, इसमें क्या होगी, सिंगल पोलिप, ठीक। इसमें जो मोस्ट कॉमन एज है, मोस्ट कॉमन, ये होता है 2 to 10 ईयर में, ठीक है। इसमें ये सिंगल है, इसमें मोस्ट कॉमन जो टाइप है, तो मोस्ट कॉमन होता है 2 to 10 ईयर में। नॉट प्री मैलिग्नेंट, तो इसमें नो रिस्क ऑफ कैंसर, नो रिस्क फॉर कैंसर। इसमें होता है पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, ठीक है। सिंगल जुवेनाइल पोलिप में एक पोलिप्स होता है, मोस्ट कॉमन 2 to 10 ईयर में होता है। नॉट प्री मैलिग्नेंट कैंसर की चांसेस भी इसमें नहीं है, पेनलेस रेक्टल पोलिप्स। दूसरा जुवेनाइल का मतलब है यंग, ठीक। पोलिपोसिस सिंड्रोम, जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम। अब इसको नाम को देखो तो इसमें मल्टीपल पोलिप्स है, इसमें क्या होगी, मल्टीपल पोलिप्स। तो इसमें होगी मल्टीपल पोलिप्स, ठीक। इसमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है,
ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। जीन म्यूटेशन इसमें जो होती है तो वो है SMART4 जीन। और ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम, तो मल्टीपल पोलेप्स है इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अगर जुवेनाइल पोलेप्स की नंबर 5 से ज़्यादा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, देन वी कंसिडर इट इज जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम। तो ये क्या है, 5 या मोर देन जुवेनाइल पोलेप्स। और ये कहाँ पे होगी, इन कोलन या रेक्टम में। एक अगर ये है तो हम कहेंगे कि ये जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम है। या मल्टीपल या जुवेनाइल पोलेप्स है, जुवेनाइल पोलेप्स थ्रू आउट GIT। तो थ्रू आउट GIT अगर ये पोलेप्स है तो फिर भी जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम है। मतलब रेक्टम में है, कोलन में भी है, बाकी GIT के पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, तो ये जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम है। जुवेनाइल पोलेप्स थ्रू आउट GIT, सिंपल है। तीसरा, अगर एनी नंबर्स ऑफ पोलेप्स 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी है, तो फिर भी जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम हमें उसे कहें। एनी नंबर ऑफ पोलेप्स with a positive family history, positive family history। और ये जो है जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम, तो ये प्री मैलिग्नेंट है, ठीक है। तो इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर, तो इसमें ये लिख ले कि ये क्या है, प्री मैलिग्नेंट, इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। और ये यूजुअली 3 to 100 इन नंबर में होता है, यूजुअली 3 to 100 पोलेप्स। दैट इज एनफ फॉर जुवेनाइल पोलिपोसिस सिंड्रोम। इसमें कॉमन एज नहीं है, बस इसके लिए जो कॉमन है 2 to 10 ईयर। अच्छा, सबसे जो अहम है वो है प्यूट्स-जेगर सिंड्रोम। प्यूट्स-जेगर सिंड्रोम, प्यूट्स 3rd नंबर है, प्यूट्स-जेगर सिंड्रोम। पहले बात तो ये है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिंपली याद रखें, जितने भी ज़्यादातर हो पोलेप्स और आप कंफ्यूज है कि डोमिनेंट है रिसेसिव, तो ज़्यादातर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो यू शुड करेक्ट दैट ऑल आर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये इसमें जो जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन, वो STK11 या LKB1 इन जीन में म्यूटेशन होता है। ये कहाँ पे होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 पे। अब प्यूट्स-जेगर सिंड्रोम में मल्टीपल पोलेप्स होता है, मल्टीपल पोलेप्स। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी को हम देखें, हिस्टोपैथोलॉजी, तो हिस्टोपैथोलॉजी पे आर्बोराइजिंग पैटर्न होगी, आर्बोराइजिंग पैटर्न, आर्बोराइजिंग पैटर्न इस तरह है कि हम हिस्टोलॉजी लेबॉर्टरी में इसके हिस्टोलॉजी को चेक करेंगे, तो स्मूथ मसल जो है मस्कुलरस लेयर में, GIT में तो मस्कुलर लेयर है,
तो मस्कुलर लेयर में स्मूथ मसल जो है वो एक्सटेंड होगी फ्रॉम मस्कुलरस म्यूकोजा टू पोलेप्स. स्मूथ मसल extend from muscularis mucosa into polyps. सिंपल है. जिस इस तरह ये क्या है, म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर और ये सिरोजा. तो अब इसमें स्मूथ मसल है ना, मस्कुलर लेयर में स्मूथ मसल है, तो वो इस तरह एक्सटेंड होगी ये पोलेप्स में इस तरह. इट विल लुक लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री. ये किस तरह, इसको कहते हैं अर्बोराइजिंग पैटर्न. तो हिस्टोलॉजी पे ये किस तरह नजर आएगी, लुक लाइक ब्रांच ऑफ ट्री. ठीक है. दूसरा, इसके लिए पैथोग्नोमोनिक साइन जो है, तो पेशेंट की जो ये लिप्स है, बकल म्यूकोजा है, तो वो डार्क होगी और इसको कहते हैं पीरी ओरल मेलानोसिस. गूगल पे इसके आप पिक्चर देके तो फिर आसानी से पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं, पीरी ओरल मेलानोसिस. तो पैथोग्नोमोनिक साइन इसके लिए क्या है, पैथोग्नोमोनिक साइन पीरी ओरल मेलानोसिस. पीरी ओरल मेलानोसिस, डार्क स्पॉट ऑन लिप्स एंड बकल म्यूकोजा. ये क्या है, डार्क स्पॉट ऑन लिप्स बकल म्यूकोजा. ठीक है. अब ये पोलेप्स जो है, इट कैन लीड टू इंटरसेप्शन, लीड पॉइंट फॉर इंटरसेप्शन. तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इसमें हो सकती है. तो पिक्चर में लिख ले, पिक्चर में क्या हो सकती है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. अब ये बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों कराता है, मोस्ट कॉमन साइट पार्ट प्यूट्स जेगर सिंड्रोम पोलेप्स इज ड्यूजेनम. तो मोस्ट कॉमन साइट इसके लिए ये लिख ले, तो फिर मोस्ट कॉमन साइट क्या है, ड्यूजेनम. अब ड्यूजेनम है और इसमें पोलेप है, तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की चांसेस ज्यादा है. तो पोलेप्स एक्ट इज लीड पॉइंट फॉर इंटरसेप्शन. ठीक है. अच्छा, इसमें जो 100% चांसेस है किस चीज़ की, पेंक्रियाटिक कैंसर की. ये भी प्री मैलिग्नेंट है, तो जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम में भी प्री मैलिग्नेंट था और ये भी. तो another point is 100 time increase a risk for pancreatic cancer. हाँ, पेंक्रियाटिक कैंसर के लिए तो सबसे ज़्यादा रिस्क है, लेकिन और भी कैंसर है जिसके लिए पीरी एम्पोलरी कैंसर, एम्पोलरी कैंसर, और इसके साथ साथ थायराइड कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर. तो ये किस चीज़ की वजह से होती है, प्यूट्स जेगर सिंड्रोम से. अच्छा, फोर्थ नंबर जो है वो कोडिन सिंड्रोम. कोडिन सिंड्रोम
ये भी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, अगर आपको पता नहीं है और पोलैप्स है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑप्शन को चूज करें। इसमें जो म्यूटेशन होती है, इसकी म्यूटेशन होती है P10 जीन में। P10 जीन में इसमें 10 है, TEN, तो क्रोमोसोम नंबर 10 पे है। क्या है, क्रोमोसोम नंबर 10 पे है। अच्छा, इसमें मल्टीपल, इसकी फीचर को देखें। कोडिन सिंड्रोम में क्या होते हैं, मल्टीपल GI पोलैप्स, JIT की पोलैप्स, मल्टीपल GI पोलैप्स, मल्टीपल GI गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पोलैप्स, इसके साथ साथ स्किन लेजन, और इसके साथ साथ होता है ट्रेकीलिमोमा का मतलब है बेनाइन ट्यूमर ऑफ द हेयर पॉलिकल, और ये ज़्यादातर पेस पे होती है। बेनाइन ट्यूमर ऑफ हेयर पॉलिकल, यूजुअली ऑन पेस। बेनाइन ट्यूमर ऑफ हेयर follicle usually on pace। अगर ये फीचर है then you can say that this is Cowden syndrome। Cowden syndrome increase risk for cancer, increase risk for thyroid, uterine एंड ब्रेस्ट कैंसर। काउडन सिंड्रोम में चांसेस है थायराइड, यूटेराइन और ब्रेस्ट कैंसर की। ठीक है, अच्छा, अब फिफ्थ नंबर जो है वो है बनाइन राइली रुवाल्काबा syndrome। Short form for this is BRRS, और दूसरा नाम इसकी क्या है, बनाइन और मेहरी स्मिथ सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, अच्छा, और इसमें जीन म्यूटेशन P10 जीन, दोनों के लिए म्यूटेशन कौन सी जीन में होती है, तो जीन म्यूटेशन P10 जीन, इसमें 10 है तो क्रोमोसोम नंबर 10 पे ये जीन्स होता है। सिंपल। ये भी इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। और बेनाइन राइली रुवाल्काबा सिंड्रोम की जो फीचर है वो क्या है, इसमें होगी क्या, मल्टीपल GI पोलैप्स, मल्टीपल GI पोलैप्स। दूसरा मैक्रो एनकेपेली या एनसेपेली, इसमें जो हेड लार्ज होते हैं तो मैक्रो एनकेपेली। ठीक है। तीसरा इसमें होगी हाइपोथायराइडिज्म, और इसमें होगी पेनाइल पिगमेंटेशन। पेनाइल पिगमेंटेशन, तो ये पॉइंट इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए जो लास्ट है वो है क्रोंकाइटस कैनेडा सिंड्रोम। अच्छा, इसके लिए तो जीन म्यूटेशन नहीं है, तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या होगी फीचर, मल्टीपल GI पोलैप्स। इसमें क्या होती है, मल्टीपल
GI पोलेप्स, मल्टीपल GI पोलेप्स है। एक्टोडर्म से जो और डिस्प्लीजिया आप एक्टोडर्म से हेयर बनते हैं, स्किन बनते हैं, तो क्या होगी इसमें और मसले? एक्टोडर्मल डिस्प्लीजिया, एक्टोडर्मल डिस्प्लीजिया। अब एक्टोडर्मल डिस्प्लीजिया में हियर लॉस को क्या कहते हैं? अगर सारे स्कल पे हियर ना हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एलोपीशिया। तो क्या? एलोपीशिया। अच्छा, दूसरा इसमें क्वाइलोनिकिया, नेल भी एक्टोडर्म से बनते हैं तो क्वाइलोनिकिया भी इसमें हो सकता है। अच्छा, इसमें रेक्टम से ब्लीडिंग हो सकती है, क्रोंकाइटिस, कैनेडा से मल्टीपल GI पोलेप्स, रेक्टम में भी ये पोलेप्स हो सकते हैं, तो इसमें होगी ब्लीडिंग फॉर रेक्टम। अब जब ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो इट कैन लीड टू एनीमिया। ठीक है, बस ये पॉइंट इनके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड मोस्ट वन जो है तो वो एडिनोमेटस पोलेप्स है, द मोस्ट डेंजरस वन एंड इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर, दैट इज एडिनोमेटस पोलेप्स। एडिनोमेटस पोलेप्स, एडिनोमेटस पोलेप्स, एडिनोमेटस पोलेप्स या तो हमारे पास क्या होगी? ट्यूबुलर पोलेप्स, या होगी वेलस, और या होगी वेलस पोलेप्स, और या पोलेप्स, या होगी ट्यूबुलर वेलस पोलेप्स मिक्स, ट्यूबुलर वेलस पोलेप्स। अच्छा, ट्यूबुलर ट्यूब शेप की पोलेप्स होगी, ये इस तरह पोलेप्स। अगर इस तरह है तो ये क्या है? वेलस पोलेप्स, और ये मिक्स आप ट्यूब एंड विसरल पोलेप्स। अच्छा, एडिनोमेटस पोलेप्स में लिख ले इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर, इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। अब ये कैंसर की रिस्क कब ज़्यादा है और कब कम है? तो जब लार्ज नंबर ऑफ पोलेप्स हो, लार्ज पोलेप्स इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। ठीक, मोर साइज में ज़्यादा है, मोर साइज तो इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। तीसरा, अगर ये वेलस पोलेप्स है तो वेलस पोलेप्स हैज ग्रेटर चांसेस देन ट्यूबुलर पोलेप्स, तो वेलस पोलेप्स हैज ग्रेटर चांसेस देन ट्यूबुलर पोलेप्स। फिर इसमें क्या है? इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर। अब सेसाइल पोलेप्स हैज ग्रेटर रिस्क फॉर कैंसर देन पेडंकुलेटेड। सिंपल है, सेसाइल और पेडंकुलेटेड में क्या फ़र्क है? देखो, ये म्यूकोजा है, ठीक। अब अगर इस तरह कोई स्टॉक है और फिर पोलेप्स है, इसको कहते हैं पेडंकुलेटेड। इट इज़ नॉट डेंजरस एज कंपेयर टू सेसाइल। सेसाइल इस तरह है, अब ये क्या है? ये सेसाइल पोलेप्स है। तो ये क्या है? सेसाइल पोलेप्स, और ये पेडंकुलेटेड पोलेप। दोनों को रिमूव करने के लिए इसमें कौन से रिमूव करना आसान है और कौन सा डिफिकल्ट है? ऊपर वाला आसान है। तो इसके लिए जो हम रिमूवल के लिए करते हैं स्नेर पोलीपेक्टोमी। अच्छा, ये स्नेर पोलीपेक्टोमी, पुली का मतलब है पोलेप्स को हम रिमूव कर देते हैं थ्रू स्नेर प्रोसीजर। इट इज एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। अब इसमें हम वो एंडोस्कोप के थ्रू आसानी से, अब इसके ये तो स्टॉक इसमें नहीं है, तो पहले हम सेलाइन को इंजेक्ट कर देते हैं, उसके लिए स्पेस क्रिएट कर देते हैं, और फिर इसके लिए स्नेर पोलीपेक्टोमी कर देते हैं। अच्छा, another variant for adenomatous polyps
वो है ये एडिनोमेटस पोलिप्स की वेरिएंट है पेप सिंड्रोम। पेप सिंड्रोम में भी इस पे नारी में एमसीक्यूज पहले आया भी है। पेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस सिंड्रोम ठीक। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये भी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें जो जीन म्यूटेशन होती है वो है जीन एपीसी जीन। ये एपीसी जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 5 पे। पेप्स एडिनोमेटस, इसके लिए जो मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर दिस इज वो रेक्टम है ठीक। और पेप सिंड्रोम जो है तो इसमें इंक्रीज रिस्क फॉर 100% रिस्क फॉर कोलोरेक्टल कैंसर ठीक है। अब इसमें फीचर क्या होगी, फीचर इसमें ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग, पेन, और ये पोलिप्स इस तरह इंक्रीज होते हैं। ये असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और फिर रेक्टम, सिग्माइड और रेक्टम। तो अब ये रेक्टम से स्टार्ट होके इस तरह इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इस तरह ये क्या कर देते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेक्टम एंड ऑल कोलन में फिर ये होते हैं। तो ब्लीडिंग होते हैं, और इसके फिर अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ये आ जाए तो अल्टरनेशन ऑफ बाउल हैबिट। अच्छा, एक बात पहले हमने डिस्कस किया था अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस की फीचर क्या थी, व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस विद पेप सिंड्रोम? वो भी रेक्टम से स्टार्ट होता है और फिर वापस आता है, बैकवॉश इलियम भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने कौन सी सर्जरी किया था, टोटल प्रैक्टोकोलेक्टोमी। प्रैक्टो का मतलब है रेक्टम को भी रिमूव कर देते हैं और कोलन को। तो इसके लिए हम जो सर्जरी करते हैं वो क्या है, अब ये 100% रिस्क पर कोलोरेक्टल कैंसर, तो अब ये हमने रिमूव करना है, ये इंटेस्टाइन को हम क्या करेंगे, रिमूव। तो टोटल प्रैक्टो का मतलब है रेक्टम और कोलन, कोलेक्टोमी। अब ये हमने तो रिमूव कर दिया, तो फिर एनास्मोसिस किस तरह करेंगे, एनास्मोसिस इलियम को अटैच करेंगे एनस के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड इलियो एनल एनास्टोमोसिस। अब अगर वो आपने नहीं लिखा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो ये लिख ले, इलियो एनल एनास्टोमोसिस इज डन फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एज वेल एज पेप सिंड्रोम। इलियो एनस एनास्टोमोसिस में एक बात जरूरी है, ये इलियम है तो इलियम को हम डायरेक्ट एनस के साथ अटैच नहीं करेंगे। जब स्टूल आता है तो स्टूल देन स्टोर इन द रेक्टम। अब इसको हम जे शेप बनाएंगे इस तरह, अब ये जे शेप बनाएंगे और फिर ये किस चीज के साथ अटैच करेंगे, एनएस के साथ। ये क्या है, एनएस के साथ हमने ये अटैच कर दिया। तो फिर कॉम्प्लिकेशन किस चीज के है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल प्रैक्टोकोलेक्टोमी इन इलियोएनल एनास्टोमोसिस इज पाउचाइटिस। पाउच की ये पाउच, ये इसमें क्या होते हैं, जे शेप पाउच,
J shaped pouch. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर दिस इज पाउचाइटिस। ये पाउच की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसमें लिख लें MC मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? पाउचाइटिस। और अगर मोस्ट डेंजरस पूछे तो फिर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। ये तो इलियम है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो मोस्ट डेंजरस इज ऑब्स्ट्रक्शन और मोस्ट कॉमन पाउचाइटिस। अच्छा, पेप सिंड्रोम की 2 वेरिएंट है। इसके टू वेरिएंट्स ऑफ पेप। अच्छा, पिमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस सिंड्रोम। एक का नाम है गार्डिनर सिंड्रोम और दूसरे का टर्कट सिंड्रोम। एक है गार्डिनर सिंड्रोम और दूसरा क्या है? टर्कट सिंड्रोम। टर्कट सिंड्रोम तो इजी है। इसमें क्या होते हैं? फेप सिंड्रोम प्लस इसके साथ होगी क्या? ब्रेन ट्यूमर, CNS ट्यूमर। और इन दोनों के क्या कहते हैं? टर्कट सिंड्रोम। CNS ट्यूमर मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो वो क्या है? ग्लायोब्लास्टोमा। ग्लायोब्लास्टोमा अराइज फ्रॉम ग्लाइल सेल और ग्लाइल सेल में भी एस्ट्रोसाइट। अगर चिल्ड्रन में है तो चिल्ड्रन में ये बनता है मेडुलोब्लास्टोमा न्यूरोक्रिस्टल से अराइव होता है। अच्छा, गार्डिनर सेल में क्या होते हैं? सिंपल पेप सिंड्रोम। इसमें पेप होता है। इसमें होता है क्या? सबिशियस सिस्ट। इसमें होता है ओस्टियोमा इज द ट्यूमर ऑफ बोन। ओस्टियोमा डिस्माइड ट्यूमर। इसमें कोई सबिशियस सिस्ट है, ये तो इजी है। सबिशियस ग्लैंड के अगर सिस्ट बन जाए, ओस्टियोमा इज द ट्यूमर ऑफ बोन। डिस्माइड ट्यूमर ये निकलता है पेब्रोब्लास्ट है, एब्डोमिनल वॉल में होता है, मेजेंट्री में। तो ये किस चीज़ से निकलता है? पेब्रोब्लास्ट से। और ये होता है मोस्टली इन एब्डोमिनल वॉल या मेजेंट्री। ठीक। अच्छा, एडिनोमेटस हो गया। अच्छा, नॉन हेरिडिटरी नॉन एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HNPCC। इसका दूसरा नाम है लिच सिंड्रोम। सिंपली इसको कहते हैं लिच सिंड्रोम। ये मोस्ट कॉमन है तो मोस्ट इसके हम भी कह सकते हैं लिच सिंड्रोम। इसमें जो म्यूटेशन होती है लिच सिंड्रोम में, म्यूटेशन
अच्छा, मोस्ट कॉमन जो है तो वो MSH2 ग्रेटर देन MLH1। फिर जो लेच सिंड्रोम है तो लेच सिंड्रोम में भी लेच 1 एंड में भी लेच 2। लेच 1 सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर कराता है तो 70 to 80% इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। इसमें क्या होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर? कोलोरेक्टल कैंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा कोलोरेक्टल कैंसर, बाकी भी कैंसर इसमें इसके साथ होते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज यूटराइन कैंसर। यूटराइन कैंसर इसमें लिख लिया मोस्ट कॉमन। इसमें ओवरियन कैंसर भी हो सकता है और इसमें पेंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। तो ये था लेच सिंड्रोम। इसमें पोलिप्स नहीं बनते, ठीक है न, और ये हेरिडिटरी कंडीशन है। अच्छा, अगर लेच सिंड्रोम है और लेच सिंड्रोम के साथ साथ स्किन ट्यूमर है, स्किन में भी ट्यूमर है और लेच सिंड्रोम है, दैट कंडीशन इज नोन एज म्यूर-टोरी सिंड्रोम। म्यूर-टोरी syndrome. Muir-Torre syndrome is so simple. Leach syndrome, Leach plus इसमें क्या है, या Leach syndrome प्लस स्किन ट्यूमर। स्किन ट्यूमर सबीशियस भी हो सकता है, सबीशियस ग्लैंड की ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो ये था पोलिप्स के बारे में। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोलोरेक्टल कैंसर पढ़ेंगे।